कि आप लोग जानते हैं कि हम हाई स्कूल की जो है साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस का परावर्तन चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो है अपवर्तन चैप्टर को चालू करेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे ट्रू फैक्ट चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि जो है सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके कि कुछ जो है हम नया पढ़ा रहे हैं, जिससे सभी बच्चों को जो है जानकारी मिल जाए। ठीक, चलो अब हम आज चालू करते हैं। हाई स्कूल का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्यों झुकती है, अभिलंब से दूर क्यों हटती है, तो इन सभी चीजों की जानकारी जो है हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो पहले समझते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सतह बनाएंगे या एक मिरर रख लो। मिरर को मान लेते हैं हम M1 और M2 एक मिरर है, और एक प्रकाश स्रोत चाहे बल्ब जला दो चाहे सूर्य दे दो। मान लेता हूं यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से जो है अनंत किरणें निकलती हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। जब प्रकाश स्रोत अनंत पे होता है तो अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं वो कैसे और दूसरे के समांतर होती हैं। प्रकाश स्रोत जो होता है यदि अनंत पे है तो उससे आने वाली जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यदि प्रकाश स्रोत अनंत पे है और प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वो किरणें कहां से जाती हैं, फोकस से होके जाती हैं। और जो किरणें अनंत से आती हैं और आपस में समांतर होती हैं तो वो कहां पर पड़ती हैं, वो फोकस तल पर पड़ती है। ठीक, तो ये सब हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। अब यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ हमें अपवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी है। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत लेंगे, प्रकाश स्रोत से जो है एक किरण निकालेंगे। तो एक किरण मान लीजिए इस दर्पण इस मिरर के ऊपर पड़ रही है, जो कि कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। क्योंकि इसके ऊपर आके पड़ी है तो कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो इसको हम बोल देंगे आपतित किरण। और अविलंब तो पता ही कैसे होता है, अविलंब अगर तुम्हें निकालना है तो यदि सतह ऐसे है तो इसके ऊपर अविलंब ऐसे होगा, यदि सतह ऐसे है तो इसके ऊपर अविलंब कैसे होगा, ऐसे होगा। यदि सतह ऐसे है तो अविलंब कैसे होगा, ऐसे होगा। जैसे तुमने सतह रख रखी है उसके ऊपर अविलंब जो होगा कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो ये सतह जो है ऐसे रखी ऐसे रखी, इसके ऊपर अविलंब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर अगर हम अविलंब की रचना करें तो ये हो जाएगा अविलंब इसका। ठीक, ये माध्यम में मान लेता हूं कौन सा माध्यम है, पहला माध्यम है। पहला माध्यम, पहले माध्यम का अपवर्तनांक मान लेना N1, पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 मान लो। और ये कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। पहले तो माध्यम क्लियर कर लेंगे कि माध्यम तुम ले कौन कौन से रहे हो। तो ये माध्यम कौन सा है, पहला माध्यम। इसके पहले माध्यम को हम क्या बोल देते हैं, विरल माध्यम। क्यों विरल माध्यम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वायु है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम क्या होता है, वो माध्यम सघन होता है। कैसे होता है सघन, तो एक रिलेशन होता है n बराबर c/v। तो यहाँ पे n जो है वो किसके विरुद्ध समानुपाती है, कहेंगे v के। v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल या फिर वायु में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल या फिर वायु में प्रकाश की चाल, कोई भी माध्यम हो सकता है या फिर वायु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो प्रकाश की चाल जो है वो किसके विरुद्ध समानुपाती है, कहेंगे अपवर्तनांक के। यदि चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो ये माध्यम हमने कौन सा लिया है, विरल माध्यम लिया है। तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो ज्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। मगर इससे पहले ये जो कांसेप्ट आया है, इस कांसेप्ट को किसने बताया था, इस कांसेप्ट को बहुत बाद में बताया गया है। आप लोग 12th में पढ़ेंगे, चैप्टर है प्रकाश का द्वैत प्रकृति। उस चैप्टर को जो है, उस चैप्टर में एक हमारे आइंस्टीन भाई साहब है, उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो विरल माध्यम में तेजी से चलता है और सघन माध्यम में स्लो चलता है, विरल माध्यम की अपेक्षा। मगर इससे पहले जो कुछ वैज्ञानिक आए थे उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश की किरण जो होती है वो सघन माध्यम में तेज चलती है और विरल माध्यम में कम चलती है। ये कांसेप्ट क्या हुआ, फेल कर दिया था किसने, आइंस्टीन ने, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता ही नहीं। वास्तव में तो प्रकाश की किरण जो होती है वो विरल में तेजी से चलती है और सघन में स्लो चलती है। ठीक, तो यहाँ पे ये माध्यम हमने बना दिया विरल, और विरल माध्यम के अपना क्या मान लिया N1। ये माध्यम क्या है, सघन है। तो तीन माध्यम याद रखने हैं, एक तो वायु और एक
वायु याद रखना है, और दूसरा कांच, और तीसरा हीरा, और चौथा जल। तो इनके अपवर्तनांक अगर याद है तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा जिसका वो माध्यम सघन होगा, अभी बताया हमने। यदि चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा, और यदि चाल घटेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो वायु सबसे कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। उससे ज्यादा किसका अपवर्तनांक है, कांच का, तो कांच कैसा माध्यम होगा, वायु के सापेक्ष सघन। और हीरा और कांच में अगर पूछा है कौन सा सघन माध्यम है तो कहेंगे हीरा सघन माध्यम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 2.42 है। और जल और कांच में अगर बात की है कौन सा सघन माध्यम है तो यह कांच है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.33 और इसका अपवर्तनांक 1.5 का मतलब कितना होता है, 50 है। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, तो जल का अपवर्तनांक यहाँ पे लिखा हूं, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, तो इसका अपवर्तनांक 1.33 और कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.50, तो ये ज्यादा है। कांच और जल में कौन सा सघन होगा, कहेंगे कांच सघन होगा। ठीक, तो ये हो गया वायु। तो इसके नीचे चाहे तुम कांच ले लो, चाहे पानी ले लो, कोई भी माध्यम ले लो, माध्यम तुमको फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कांच है, माध्यम जो हमने माना है इसके नीचे वो कांच मान लिया। तो जब प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, कौन सा माध्यम है, कहेंगे सघन माध्यम। ये माध्यम हो गया सघन। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कहा जाता है कि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, उसका जो है आप लोगों को जो है अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुई होगी, तो उसकी जानकारी जो है आज आप लोगों को बताएंगे कि जो है प्रकाश की किरण क्यों अविलंब की ओर झुकती है। तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर क्यों झुकती है, तो उसके पहले जो है पहले अपवर्तन पढ़ा देते हैं, अपवर्तन के नियम बता देंगे, तो नियम बताने के बाद फिर बताएंगे कि जो है प्रकाश की किरण अविलंब की ओर क्यों झुकती है। क्योंकि मुझे पहले पता होना चाहिए क्या, स्नेल के नियम, स्नेल का जो नियम बता होगा तो वही नियम उसी कंसेप्ट को इसमें लगा के जो है तो आप लोगों को बता देंगे कि प्रकाश की किरण होती है वो अविलंब की ओर क्यों झुकती है। ठीक, तो पहले हम अपवर्तन पढ़ा लेते हैं। तो अपवर्तन में क्या होगा, जब कहेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा क्या होती है, हट जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब अपना उसका जो वास्तविक पथ है, इसका वास्तविक पथ यहाँ पे क्या है, वास्तविक पथ का मतलब वास्तविक रास्ता, इसका जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। पर ये प्रकाश जो इसका वास्तविक पथ है वो सीधे है, पर ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने माध्यम को क्या किया, बदल दिया है। ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है। तो माध्यम बदलने से प्रकाश की किरण क्या होगी, अगर विरल से सघन में जा रही तो अविलंब की ओर झुकाती है, कहा जाता है। तो इसको मैं प्रूफ भी करूंगा क्यों विरल झुकाती है। ठीक, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये वाला कोण कितना होगा, कोण आई, और ये वाला कोण कितना होगा, कोण आर। मतलब ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, क्योंकि अपवर्तन हो चुका है। तो अपवर्तन होने के बाद जो किरण बनती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अविलंब। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण R बनता है। आपतित किरण और अविलंब के जो बीच कोण बनता है वो कोण I बनता है। तो फिर ये कौन सा कोण होता है, तो वास्तविक पथ इसका क्या था, वास्तविक पथ इसका ये था, जाना इसको ऐसे चाहिए था पर ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा इधर झुकाएंगे। तो जितना झुक आती है उसको बोला जाता है विचलन कोण। तो विचलन कोण किससे दिखाते हैं, डेल से। तो ये कोण हो जाएगा विचलन कोण। ठीक, तो अब हम परिभाषा बोल रहे हैं एक बार कि अपवर्तन की क्या होती है। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या ऐसे को जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, एक बार फिर बोल रहे हैं, आप लिख लेंगे बोलने से ही। जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा अविलंब को झुका ही है। तो इस घटना को क्या कहेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक, तो प्रकाश के अब अपवर्तन के पहले नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश का पहला अपवर्तन का जो नियम है, कौन सा नियम है, स्नेल ने सारे नियम दिए थे। अपवर्तन के जो दोनों नियम है किसने दिए हैं, स्नेल ने दिए हैं, क्योंकि इस पूरी घटना का व्याख्या किसने की है, स्नेल ने की। तो आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ये क्या है, अविलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों कहां होते हैं,
एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब यहाँ पे मैंने क्या तल बनाया, मैंने यहाँ पे कौन सा तल लिया है, मैंने सिर्फ एक तल बोर्ड लिया है, ये तल एक हो गया। इसका दूसरा तल कौन सा है, इसका दूसरा तल जो है इसके आगे हम अगर किताब और रखते हैं तो दूसरा तल हो जाएगा। तो वो किरणें जो है इस वाले तल पे तो आएगी, सारी किरणें इसी तल पे हैं, तो ये कौन सा तल है, एक ही तल है। ठीक, कहेंगे तो सारी किरणें एक तल पे है। कौन सी, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कहां पर है, एक ही तल पर है। यही क्या है, यही अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम इसका होता है कि जो आपतन कोण की जो ज्या होती है, ज्या का मतलब साइन, साइन को हिंदी में कहते हैं, साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या, साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या। तो यहाँ पे आई कोण क्या है, कहेंगे आपतन कोण है, आर कोण क्या है, अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण के साथ अगर हम साइन लगा देंगे तो साइन का मतलब ज्या, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो सदैव नियत होता है। कैसे नियत होता है, तो नियत ऐसे होता है जब प्रकाश की किरण अगर हम मान लीजिए पहले हम 30 डिग्री पर आपतित कराएं, फिर 45 डिग्री पर आपतित कराएं, फिर 60 डिग्री पर आपतित कराएं, तो जब हम आपतित अलग-अलग कोणों पर हम किरण को आपतित कराएंगे तो फिर r के जो मान i और r के मान क्या होंगे, बराबर ही आएंगे। मतलब जब प्रकाश की किरण अगर 60 डिग्री पर आपतित कराएंगे तो वो 60 पर ही क्या होगी, परावर्तित होगी। अगर 30 डिग्री पर आपतित कराएंगे तो फिर 30 पर ही क्या होगी, परावर्तित होगी। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर जो इनका अनुपात होगा i और r का अनुपात क्या आएगा, वो नियत आएगा, मतलब बराबर आएगा, मतलब बदलेगा ही नहीं। जितना अनुपात पहले आएगा उतना अनुपात, जितना 30 डिग्री पर आएगा उतना ही 45 डिग्री पर आएगा, उतना ही 60 डिग्री पर आएगा। इसका चार्ट बना लेंगे, देखेंगे बना के, तो जो इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि sin i अपॉन sin r जो होता है इसके बराबर क्या होता है, नियत होता है, मतलब ये वैल्यू बदलते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये कौन सा माध्यम है n1, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, ये कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। विरल माध्यम का अपूर्णांक हमने क्या माना, n1, सघन माध्यम का अपूर्णांक क्या माना हमने, n2। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि प्रकाश की किरण जहां जाती है उसको पहले लिखते हैं और जहां से जाती है उसको बाद में लिखते हैं, मतलब n2 1 बन जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है। अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, sin i अपॉन sin r बराबर हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी से हम आप लोगों को समझा देंगे कि जो है प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्यों झुकती है और अभिलंब से दूर क्यों होती है। ठीक, तो अब हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। तो रेशियो हमारा ये जो आया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, तो sin i अपॉन sin r बराबर क्या आया, n2 अपॉन n1। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कांसेप्ट समझेंगे, कांसेप्ट क्या होता है, तरीका क्या होता है। तो उस तरीकों को हम समझा रहे हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर क्यों हटी और अभिलंब की ओर क्यों झुक गई। तो ये इसका क्या है, अभिलंब है। ये कौन सा पॉइंट है, आपतन बिंदु, क्योंकि जहां पे किरणें आपतित होती हैं वही क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। तो मान लीजिए प्रकाश की किरण ये ऐसे आपतित हुई, ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। और इस माध्यम को हम क्या बोले, इस माध्यम को बोल दो ये है पहला माध्यम। कौन सा माध्यम, पहला माध्यम। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 मान लेता हूं। और ये कौन सा माध्यम, दूसरा माध्यम, जो कि कैसा है, सघन में माना। पहले माध्यम को मैं सघन माना, तो ये माध्यम है दूसरा माध्यम, कैसा है, कहेंगे सघन। दूसरा माध्यम कैसा है, ये सघन है, तो इसका अपवर्तनांक मैं मान रहा हूं n2, क्योंकि मैंने जो नीचे माध्यम लिया है वो कांच लिया है, ऊपर जो माध्यम लिया है वो वायु लिया है। ये कांच के सिंबल होते हैं। तो ये माध्यम हो गया वायु वाला और ये माध्यम हो गया कांच वाला। यहाँ पे क्या है, कांच है। ठीक, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से वायु के सापेक्ष, कांच क्या है, सघन है, वायु के सापेक्ष कांच क्या है, सघन है, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ठीक, तो विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है सघन माध्यम की अपेक्षा। तो जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज्यादा होती है और सघन माध्यम में क्या होती है, कम होती है। तो मैंने एक रिलेशन अभी बताया था, क्या होता है, m बराबर
C/V। ये किसमें रिलेशन है? तो ये है अपवर्तनांक और निर्वात में प्रकाश की चाल का रिलेशन है। तो यहाँ पे जो n है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? कहेंगे 1/v के। तो v यहाँ पर क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल या फिर वायु में प्रकाश की चाल। n क्या है? अपवर्तनांक है। तो जब चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। तो यहाँ पे अगर चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा? घट जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज्यादा होती है। जब प्रकाश की चाल यहाँ पे ज्यादा है तो फिर अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक हमने क्या माना है? L1 माना है। L1 यहाँ पे क्या होगा? L1 यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। ठीक, और L1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा है इस माध्यम में। ठीक, दूसरे माध्यम में पहुंचो। यहाँ पे दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है कि कम होती है? तो कहेंगे कम होती है। तो प्रकाश की चाल जब कम होती है तो अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे अपवर्तनांक हो जाएगा ज्यादा। मतलब दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक ज्यादा है और पहले माध्यम में अपवर्तनांक कम है। ठीक, तो अब देखो अनुपात पढ़ा होगा। अनुपात मतलब रेशियो। तो अनुपात को अगर तुम्हें मेंटेन करना है, मेंटेन का मतलब बराबर करना है, मतलब जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि 1/2 या कोई भी ले लो उदाहरण, कुछ भी ले लो उदाहरण क्या है, जैसे मैं लेता हूं 3/6 है और अगला उदाहरण ले रहा हूं 6/12। ठीक, तो देखो यहाँ कम है तो यहाँ भी क्या है? 12 की अपेक्षा 6 क्या है? कम है। यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? 12। तो 6 की अपेक्षा 12 क्या है? ज्यादा है। यहाँ 3 की अपेक्षा 6 क्या है? ज्यादा है। 6 की अपेक्षा 12 क्या है? ज्यादा है। ठीक, यहाँ ज्यादा तो यहाँ भी ज्यादा, यहाँ कम यहाँ कम। अब इनको अगर हम कट करें, कैंसिल करें, 3 एक कम 3, 3 गुना 6, 6 कम 6, 6 गुना 12, 1/2 बराबर 1/2 आया। मतलब अनुपात क्या आया? बराबर आया। तो यहाँ भी अनुपात को मुझे क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। मतलब रेशियो जो होगा वो मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन मतलब बराबर रहना चाहिए। ठीक, तो यही जो है रेशियो को हम मेंटेन करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। तो देखो N2 यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। जब N2 ज्यादा है तो I भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपतित किरण और विलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? कहेंगे कोण I। ठीक, और इसका वास्तविक मार्ग क्या था? इसको जाना तो ऐसे चाहिए था प्रकाश की किरण को, क्योंकि वास्तविक मार्ग इसका यही है, वैसे आ रही तो वैसे ही जानी चाहिए थी। मगर माध्यम चेंज हुआ है, तो माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश की किरण या तो अविलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। क्यों, कैसे, क्या होगा? तो देखो, तो यहाँ पे N1 क्या था? N1 कम हो रहा था। N1 कम हो रहा था तो R भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे N2 क्या था? N2 ज्यादा हो रहा है। N2 ज्यादा है तो N2 के सामने कौन है? I। तो I भी क्या होगा? ज्यादा होगा। N1 कम है तो N1 के सामने कौन सा कोण है? R। तो R भी क्या होगा? कम होगा। तो R को हम अगर कम करें, मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे है, अगर इस प्रकाश की किरण को ऐसे कर देंगे तो बताओ R कोण बढ़ा है कि घट गया है? कहेंगे R कोण बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो है अगर प्रकाश की किरण इधर आती, ये वाला कोण देख लो, देखने से पता चला ये कोण इतना है, ये कोण इतना हो गया, तो I की अपेक्षा R क्या हो गया? बढ़ गया। अब रेशियो को मुझे क्या करना है? मेंटेन करना है। क्यों? बराबर करना है। अगर N1 कम है तो फिर R भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ पे तो R बढ़ गया है, तो अगर R को मुझे कम करना है तो प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? अविलंब की ओर क्या होगी? झुकनी चाहिए, तभी तो R कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि जो N1 अपवर्तनांक है वो कम है, तो इसके सामने जो एंगल R होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो इस कारण जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या करती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये पहला हो गया। ठीक, अब अविलंब से दूर क्यों हटती है तो वो भी समझ लेते हैं। तो अविलंब से दूर हटने के लिए तो एक बात देख लेंगे। अब अविलंब से दूर क्यों हटती है उसको समझते हैं। तो अब की बार हम माध्यम को चेंज करेंगे। पहले क्या किया था हमने? विरल से सघन में ले गए थे, अब सघन से विरल में ले जाएंगे। तो सघन से विरल में ले जाओ, तो ऊपर माध्यम वाला तो सघन, ये हो गया विरल, ये हो गया अविलंब। अब की बार मैं ऊपर वाला माध्यम सघन ले रहा हूं, ये हो गया। ये कौन सा माध्यम है? कहेंगे कांच वाला माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? वायु वाला माध्यम है। ये वायु है। यहाँ पे अपवर्तनांक हम N1 मान लेते हैं। कितना? N1 लेंगे। प्रकाश की किरण आपके पास सघन से विरल में जाएगी, इसका अपवर्तनांक हम N1 मान लेते हैं, इसका अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं। यहाँ पर ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ जाएगी। तो प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जाएगी?
विरल में जाना, तो इसका वास्तविक मान क्या है, इसका वास्तविक मान क्या है, इसको जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे, ये इसका वास्तविक मान था, ठीक। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था। अब होगा क्या, देखो क्या होता है। तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब। दोनों के बीच कौन सा कोण बनता है, n कोण आई, ठीक। ये माध्यम कौन सा है, सघन। तो सघन में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। ये कौन सा माध्यम है, विरल। विरल माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या है, कम है। जब प्रकाश की चाल कम है तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब की बार n1 क्या हो जाएगा, अब की बार n1 क्या बन जाएगा, अब की बार n1 बन जाएगा ज्यादा। क्यों ज्यादा बना, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल क्या है, इसमें प्रकाश की चाल की बार क्या है, कम है, तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें आओ, ये माध्यम कौन सा है, विरल। तो विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फिर n2 को क्या कर, n2 जो अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, ये मैं संबंध लगा रहा हूं, क्योंकि जब b बढ़ेगा तो n घटेगा, जब n बढ़ेगा तो b घटेगा, ठीक। तो ये रिलेशन वही समझ यहां पे लगा। तो अब देखो ये विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2, तो क्या हुआ, ये कम हो गया। इसमें प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है, नहीं कम है, प्रकाश की चाल क्या है, कम है, क्योंकि ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो यहाँ पर अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो अब देखो n1 के सामने कौन सा कोण आ रहा है, कोण r आ रहा है। तो इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, r आ रहा है, ठीक। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब n1 ज्यादा है तो इसके सामने जो कोण होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए ना। तो प्रकाश की किरण अगर हम अभिलंब की ओर झुका देंगे तो कम होगा कि ज्यादा होगा, तो घट जाएगा। अभिलंब से अपनी बार प्रकाश की किरण क्या होगी, दूर हट जाएगी। क्यों, क्योंकि कोण को मुझे बढ़ाना है, रेशियो को मेंटेन करना है, बराबर करना है। तो अब कौन सा कोण बनेगा, r, तो अब कोण ये बन जाएगा, ठीक। तो ये पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया क्या, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो ऐसे